मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ किले के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा किला कुंभलगढ़ अरावली पर्वत श्रृंखला पर बना है। ये किला 7 विशाल द्वारों और सुदृढ़ प्राचीरों से सुरक्षित है। इन द्वारों को स्थानीय बोलचाल में पोल भी कहते हैं। किले में 360 से भी ज्यादा सुंदर मंदिर और आवासीय इमारतें बनाई गई हैं। अपने शानदार महलों के लिए प्रसिद्ध इस इमारत में यूं तो कई खूबसूरत महल हैं, लेकिन बादलों की ऊंचाई तक ले जाता ये बादल महल लोगों के बीच में खासा लोकप्रिय है। ये महल 2 भागों में बटा है, मर्दाना और जनाना। इस महल के शानदार कमरे पेस्टल रंगों से निर्मित भित्ति चित्रों से सुसज्जित हैं। साथ ही महल के मंडप अद्वितीय वातानुकूलन पद्धति के लिए विख्यात हैं। शीर्ष भाग पर बने इस महल की छत से अरावली की पहाड़ियों, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य और दूर स्थित थार रेगिस्तान की रेत को बखूबी देखा जा सकता है। कुंभलगढ़ महज एक किला नहीं बल्कि एक अजेय दुर्ग है। सीधे हमलों में यह किला सदा अभेद्य रहा। बस एक बार इसे हार का मुंह देखना पड़ा जब किले में पीने के पानी का अभाव हो गया। इसका फायदा उठाकर मुगल शासक अकबर, आमेर के राजा मान सिंह, मारवाड़ के राजा उदय सिंह और गुजरात के सुल्तान की सेनाओं ने संयुक्त रूप से मिलकर किले को घेर लिया और किले की सेना पानी की कमी के चलते हार गई। कई घाटियों और पहाड़ियों को मिलाकर बनाए गए इस किले को एक अलग ही प्राकृतिक सुरक्षा मिली हुई है। इस किले की समतल भूमि का उपयोग कृषि कार्य के लिए किया गया, वहीं ढलान वाले भागों का उपयोग जलाशयों के लिए कर इस किले को यथासंभव स्वावलंबी बनाने के सारे प्रयास किए गए थे। लोक कथा है कि महाराणा कुंभा अपने इस किले में रोजाना 50 किलो घी और 100 किलो रुई के बड़े बड़े लैंप जलाया करते थे, जिससे रात में घाटी में काम कर रहे किसानों और मजदूरों को प्रकाश मिल सके। कुंभलगढ़ न सिर्फ सांस्कृतिक धरोहर है बल्कि ये राजपूत सैन्य वास्तुकला का भी जीता जागता उदाहरण है। Hi everyone. Hope is being able to see that there is light despite all of the darkness. Today is 28th of July 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, what you do here, that is today, it will define what you should be, you want to be in after say 1 year, 2 years or 3 years. हमें कभी भी penny wise pound foolish नहीं होना चाहिए, शॉर्ट साइटेडनेस नहीं होना चाहिए, मायोपिक विजन नहीं होना चाहिए। थिंक बिग, थिंक लॉन्ग टर्म। टुडेज एफर्ट्स लीड टू फ्यूचर आइडेंटिटी। स्टडी फुल थ्रॉटल। दिस इज टेलीग्राम क्विज। एवरी डे इन मॉर्निंग वी आर हैविंग 5 सच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जॉइन। दिस इज इंग्लिश वोकैबुलरी। आज हम वेदर की जानते हैं। दिस इज वेदर, वेदर की वोकैबुलरी। हम ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हैं अभी। ये सारे वर्ड्स हमें पता होने चाहिए और ये जो ज्योग्राफी के कीवर्ड्स हैं ये हमारी आंसर राइटिंग और स्पीच में भी रिफ्लेक्ट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इट इज हॉट मतलब टेम्परेचर इज वेरी हाई। वार्म मतलब वार्म वाटर है, टेम्परेचर इज हाई बट नॉट दैट हाई, हॉट से थोड़ा कम। ये कोल्ड है, ये फ्रीजिंग है, फ्रीजिंग है, बिलो 0 डिग्री हो रहा है, दैट इज फ्रीजिंग। ये टॉर्नेडो होता है, टॉर्नेडो। सर्कुलर, इसमें विंड ऐसे रोटेट होती है। आइसी है, बर्फ है। थंडर है, थंडर का मतलब वहां पे गर्जन भी है। दिस इज रेनी। रेनी का मतलब बारिश होता है। यहाँ पे कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन हुआ है। सो ये वाटर ड्रॉपलेट्स है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्टेड है। अगर वो सॉलिड फॉर्म में हो जाता है लाइक फ्लेक्स तो उसको बोलते हैं स्नोई। स्लीट में स्नो भी होता है और दैट इज स्नो भी होता है और लिक्विड भी होता है, दोनों है। सो दिस इज कॉल्ड स्लीट। हेल होता है पाला, दैट इज इसमें होता है सॉलिड फॉर्म। ओले, हेल मतलब ओले, तो इसमें सॉलिड फॉर्म पे आइस की तरह पानी गिरता है। ये लाइटनिंग है। लाइटनिंग होता है मतलब थंडर के साथ साथ वहां पे लाइटनिंग भी है, बिजली चमक रही है, दैट इज लाइटनिंग। ये स्टॉर्मी है, इन सब का एक कॉम्बिनेशन है। दिस इज सनी, दिस इज क्लाउडी, ये है पार्टली क्लाउडी, दिस इज फॉगी, फॉग है। फॉग में और क्लाउड में क्या डिफरेंस होता है? आंसर, ये विंडी है, क्लियर स्काई है और ये है रेनबो। सो ये है वोकैबुलरी वेदर की।
अब से वोकैबुलरी डेडिकेटेड सेक्शन के बजाय इसको इंग्लिश सेक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं सो दैट हमारे पास स्कोप ज़्यादा रहेगा। हम बहुत सारी इसमें ग्रामर, इंग्लिश की डिफरेंट चीज़ें एट्सेट्रा सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर लेंगे शॉर्ट फॉर्म पे डेली बेसिस में। सो इंस्टेड ऑफ वोकैबुलरी इसको हम इंग्लिश सेक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। देन सी सेट है। सी सेट में पहले आई यूज टू गिव यू 2 क्वेश्चंस, उसको आप खुद से सॉल्व करके देखो, बट उससे बेहतर ये है कि मैं डेली बेसिस पे आपको एक सवाल सी सेट का यहाँ पे सॉल्व कराता हूँ। वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस इंक्लूडिंग आरसी, जनरल मेंटल एबिलिटी एटसेट्रा। जैसे एक सवाल ऐसे आते हैं, द एनुअल इनकम ऑफ 2 पर्सन्स आर इन द रेशियो 9:7। मतलब अगर पर्सन ए है उसका 9 के मल्टीपल में इनकम है तो बी की 7 के मल्टीपल पे है, तो 9:7 यहाँ पर उनका इनकम का रेशो है। और एक्सपेंडिचर्स हैं वो 4:3 में है। इफ ईच ऑफ देम सेव्स 2000 रुपी पर ईयर देन व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर एनुअल इनकम्स। ऐसे सवाल करने का बड़ा आसान तरीका होता है, हम 2 वेरिएबल्स अज्यूम कर लेते हैं बिकॉज हमें 2 इक्वेशंस दी हुई है। लेट अस अज्यूम कि 2 पर्सन है ए एंड बी, ए और बी 2 पर्सन है और उनकी इनकम यहाँ पे दी हुई है 9x एंड 7x। तो ये 9x हो गया, ये 7x हो गया। ये रेशियो है 4:3, तो एक्सपेंडिचर हो गया 4y और 3y। बस अब हमें कंडीशन दिया है दोनों का जो सेविंग है वो 2000 है, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, तो 9x माइनस 4y ये पहला इक्वेशन हो गया इज इक्वल टू 2000। दूसरा इक्वेशन हो गया 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स, सॉल्व इट, यू विल गेट द आंसर। इफेक्टिव कम्युनिकेशन संडे को एक स्पेशल क्लास हो रहा है। ये जो प्रीलिम्स 1 बैच है दिस इज अ डेडिकेटेड बैच जिसमें 360 डिग्री प्रिपरेशन हो रही है हमारी प्रीलिम्स एग्जाम की। 28 मई 2024 को आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है अगले साल। साल भर हम सारे एस्पेक्ट्स ऑफ दिस एग्जाम को कवर कर रहे हैं, चाहे वो रीडिंग हो, चाहे वो राइटिंग हो, और वो चाहे पर्सनालिटी डेवलपमेंट या फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो। सो इस बार की संडे की क्लास होगी वो ऐसे कम इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। इट मीन्स 3 मिनट्स का आपको एक बहुत अच्छा स्पीच तैयार करना है इनमें से किसी भी एक टॉपिक पे। यू हैव गॉट 4 ऑप्शंस 1 2 3 4, इनमें से किसी एक टॉपिक को चूज करिए। 3 मिनट का उसमें एक बहुत अच्छा आप स्पीच तैयार करिए। ये लाइव क्लास होगी गूगल मीट में, सारा ग्रुप होगा, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, सब अपनी बात रखेंगे। एक बहुत अच्छी कम्युनिटी है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ भी। सो इसको ज्वाइन करिए, आपको बहुत फायदा होगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी है, और कम्युनिकेशन का मतलब केवल अंग्रेजी जानना नहीं होता है। कम्युनिकेशन के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। टोन क्या है, कंटेंट क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या आपकी जो वॉइस है उसमें करेक्टली आप एड्रेस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, किस सेटअप में हो, ये बहुत सारी चीज़ें होती है कम्युनिकेशन में, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। और ये ऑफिसर लाइक क्वालिटीज रिफ्लेक्ट होना जरूरी है इंटरव्यू में, बिकॉज हम ये मान के चल रहे हैं कि केवल प्रीलिम्स ही नहीं क्वालिफाई कराना है, मेंस भी क्वालिफाई कराना है, और इंटरव्यू भी, और डिजायर्ड रैंक भी। सो इसलिए 360 डिग्री प्रीलिम्स 1 अप्रोच इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। तो ये 3 मिनट का स्पीच होगा, इसके साथ साथ आपको नोट्स टेकिंग भी होगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग भी होगा, टॉपिक भी तैयार हो जाएगा, और फिर आपको उसमें एक अच्छा सा एक ऐसे लिखना है 1000 वर्ड का। तो इससे 2 पर्पस सॉल्व हो गए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी हो गया और इफेक्टिव राइटिंग भी हो गया। सो दिस इज रियली गुड, पार्टिसिपेट करिए। संडे 1 दिन का टाइम है, 11 बजे सुबह इसकी क्लास होगी। ओके, देन ये प्रीलिम्स 1 कोर्स है। तो सी हम 10 जगह से पढ़ते हैं, 10 जगह से अलग अलग चीजें देखते हैं, अटर कंफ्यूजन होता है, टाइम बहुत वेस्ट होता है। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि हम एक ही जगह सारे चीजों को इंटीग्रेटेड वे में देखें। टाइम सेव होता है, एनर्जी सेव होती है, और सक्सेस अच्छी मिलती है यहाँ पे। ये 7 पिलर्स हैं, कोर सब्जेक्ट्स, करंट अफेयर्स, एमसीक्यू, सीसेट, मेंटरशिप, रीडिंग एंड राइटिंग इन पर्सनालिटी। ये सातों के सातों पिलर्स हैं एक ही कोर्स में, प्रीलिम्स 1 में 26 मई 2024 टारगेट करते हुए। यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स फॉर अ नॉमिनल फी ऑफ ₹5555 ओनली। और ये जो फी है ये इंक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस, एवरीथिंग है। सो द पॉइंट इज दिस इज द फाइनल फी, ऑल इंक्लूसिव। ओके, आप ज्वाइन करने के लिए इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं srajanindia.1। यहाँ व्हाट्सएप चैट भी इनेबल्ड है, यू कैन टेक्स्ट मी। ये सोशल मीडिया है, ये मणिपुर है, मणिपुर का ये स्टेट एनिमल है, सांगाई मणिपुर का ब्राउन एंटलर्ड डियर, इसको डांसिंग डियर भी बोलते हैं। ये मणिपुर का स्टेट बर्ड है, बार टेल्ड फीजेन। देन दिस इज सिरोय लिली है, दिस इज अगेन मणिपुर का स्टेट फ्लावर है। ये है मणिपुर का स्टेट ट्री, उनिक थाओ इसका नाम है, ये स्टेट ट्री है।
तो हमें ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के स्टेट बर्ड, स्टेट एनिमल, स्टेट फ्लावर एटसेट्रा हमें जानकारी होनी चाहिए। एट विच आर्कियोलॉजिकल साइट डू वी फाइंड द धामेक एंड धर्मराजिका स्तूपा? कहाँ है ये? सांची, सारनाथ या फिर सतधारा पे? ये पिक्चर क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये कौन सी पिक्चर है? सी, ये जो पिक्चर है ये कौन सी पिक्चर है? कैन यू आइडेंटिफाई? ये एक रॉक है और इस रॉक में इस टॉप से इस रॉक को काट के ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही मैग्निफिशेंट टेम्पल बना है। ये क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये कौन सा टेम्पल है? ये एक रॉक कट आर्किटेक्चर का क्लासिक एग्जांपल है। ओके, सो ये हो गया सोशल मीडिया अपडेट। अब हम क्विकली द हिंदू में शिफ्ट होते हैं। सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। फर्स्ट है, राज्यसभा passes bill to crack down on piracy. Is seat sharing enough to unite the opposition? State level rivalries. India slams China over stapled visas. सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंड किया मिश्रा साहब का टेन्योर एज ईडी डायरेक्टर टिल September 15। सो टॉप कोर्ट ने यहाँ पे कहा ये डिसीजन इसलिए लिया गया है पब्लिक एंड नेशनल इंटरेस्ट में। हाउएवर कोर्ट ने यहाँ पे सर्टेन ऑब्जर्वेशंस भी लिए हैं कि हमें किस तरीके से इन फ्यूचर सच टाइप ऑफ डिफिकल्टी से हमें सेफगार्ड करना चाहिए। तो सितंबर तक टेन्योर यहाँ पे एक्सटेंड किया है पब्लिक एंड नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पे। ऑल्दो इससे पहले जुलाई 11 पे जो एक्सटेंशन था उसको इनवैलिड एंड इलीगल डिक्लेयर किया गया था, बट एफएटीएफ का भी मीटिंग भी है तो कॉन्टिन्यूटी जरूरी है। दैट इज वाई नेशनल इंटरेस्ट में ये अभी टेन्योर कॉन्टिन्यू रहेगा। हाउएवर कोर्ट ने एक सवाल पूछा है, आर यू नॉट गिविंग अ पिक्चर हियर दैट योर एंटायर डिपार्टमेंट इज फुल ऑफ इनकॉम्पिटेंट पीपल? सो ये एक कोर्ट का यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है। ओके, सो दिस इज दिस न्यूज एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। देन दिस इज सीबीआई प्रोब करेगी मणिपुर। देन दिस इज नेक्स्ट पेज। G20 MNCs come together for circular economy coalition. सी, एक लीनियर टेक मेक वेस्ट पैराडाइम हमें जरूरत है कि हम ट्रांजिशन करें लीनियर टेक मेक वेस्ट पैराडाइम से, नोट डाउन दिस वर्ड, एंड एम्ब्रेस अ मोर सस्टेनेबल एंड रीजनरेटिव अप्रोच। सस्टेनेबल एंड रीजनरेटिव अप्रोच हमें जरूरत है, हम सर्कुलर इकोनॉमिक इंडस्ट्री कोलिशन की तरफ बढ़ें। इंडस्ट्री सर्कुलर G20 मीटिंग में इस बात को क्लियर किया गया। ये एनवायरमेंट क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप का कमिटी था और यहाँ पे MNCs भी थे, 39 MNCs थे। इन्होंने प्लेज किया रिसोर्स एफिशिएंसी, सर्कुलर इकोनॉमी प्रिंसिपल्स टू एड्रेस एनवायरमेंटल चैलेंजेस राइजिंग फ्रॉम वेस्ट, प्लास्टिक, माइक्रोप्लास्टिक, ई वेस्ट, केमिकल वेस्ट, इन सबको एड्रेस करेंगे। तो ये बात है। फंडामेंटल चार्टर भी हुआ, अनवील भी किया यहाँ पर लोगो, और 7 कंट्रीज मॉरिशस, डेनमार्क, इटली, कनाडा, यूएई, फ्रांस और यूरोपियन यूनियन से यह पार्टिसिपेंट्स थे। MOEFCC के मिनिस्टर ने भी यहाँ पे बताया, डिपार्टमेंट ने बताया कि मिटिगेशन करना है, क्लाइमेट चेंज को कम करना है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, नोट डाउन दिस वर्ड, EPR, इसकी गाइडलाइन है प्लास्टिक जिसने वेस्ट क्रिएट किया है वो उसको डिस्पोज भी करे। 2.6 मिलियन टन्स वर्थ का EPR सर्टिफिकेट इशू हुआ है प्लास्टिक वेस्ट की प्रोसेसिंग के लिए, विच इज अगेन अ काइंड ऑफ इंसेंटिव्स कि हमें प्लास्टिक्स को कैसे दूर करना है। सो दिस इज सर्कुलर इकोनॉमी। अब जो नेक्स्ट है वो है इल्यूसिव कंसेंसस। गवर्नमेंट मस्ट ट्रांसपेरेंटली ले आउट द स्टेट ऑफ रिलेशंस विद चाइना। सी, कल चाइना का भी एक आर्टिकल आया था चाइनीज फॉरेन एम्बेसी की तरफ से, जिसमें बात की थी कि इंडिया चाइना रिलेशंस में नॉर्मलसी क्यों जरूरी है। अब अगेन India and China have once again appeared to walk away from their latest high-level engagement with sharply different diagnosis of what ails their relations. Since 1962, ये जो relations हैं इसमें difficult point आता है border issue. तो जोहानसबर्ग मीटिंग में भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवल साहब एंड टॉप चाइनीज डिप्लोमेट की वैंग यी की यहाँ पे बात हुई, बट अगेन सक्सेशन होने के बाद भी रीअपॉइंटमेंट भी अभी हो रहा है फॉरेन मिनिस्टर। द पॉइंट इज कि सॉल्यूशंस यहाँ पे दिखे नहीं। LSE पे क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है बिकॉज दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मैटर। रीस्टोर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी चाइनीज ने बात किया, बट विदाउट सॉल्विंग दिस बॉर्डर इशू इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीस्टोर नॉर्मलसी। और चाइना यूनिलेटरली चेंज करने की कोशिश करता है बॉर्डर एरिया को। सो इस पे कंसेंसस नहीं बना। इससे पहले बाली कंसेंसस आया था जो भी डिस्क्लोज अभी तक किया नहीं है। लेट अस सी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने फिर ये बताया कि स्टेबलाइज करना जरूरी है बट एट द सेम टाइम क्लैरिटी जरूरी है बॉर्डर इशू पे। ओपेसिटी और डिफेंसिवनेस जो है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया है यहाँ पे, तो उससे हमें इतना बेनिफिट नहीं मिला है।
प्लस हमने चाइनीज बहुत सारी मशीनरी, इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा को भी बैन किया, बट दीज आर नॉट लाइक कॉन्क्रीट सॉल्यूशन। बॉर्डर इशू सॉल्व करना टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। चाइना का जो इनग्रेसेस हैं चाइना के डेमचौक में और डेस्पांग प्लेन में भी, ये भी एक कॉज ऑफ वरी है, ये फ्रिक्शन पॉइंट है। सो बोथ साइड्स कंटिन्यू टू फाइंड अ वे टू स्टेबलाइज टाइज एंड रीस्टोर पीस। द पब्लिक शुड बी केप्ट इन्फॉर्म सो दैट कॉन्फिडेंस हमारा बनता है। Relations with India's biggest neighbor are far too important to be conducted in the shadows. Transparency, openness जरूरी है। ये फ्रैक्चर्ड मैंडेट है स्पेनिश। यहाँ पे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल की बात है। वेट एंड वॉच, अभी इसमें बहुत चेंजेस आएंगे। दिस इज जस्ट अ बिल, नेशनल रिसर्च। ओवरऑल रिसर्च एंड डेवलपमेंट को हमें आगे बढ़ाना है। द हॉर्नेट्स नेस्ट इन द फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल, दिस इज ऑल्सो बिल। इसमें भी वेट एंड वॉच। मैं ऐसा इसलिए बोलता हूँ वरना बहुत डुप्लिसिटी होती है। हम चीज़ों को पढ़ते हैं फिर वो आउटराइटली फिर बंद हो जाती है, बिकॉज वो बिल सपोज पास नहीं हुआ या डिफिकल्टी चेंज हो गया, वेस्टेज ऑफ टाइम बहुत होता है। सो यूजुअली जब वो एक्ट बन जाता है तब उस पर ज़्यादा हमें एम्फेसिस देना चाहिए, या फिर एक जनरल लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए फॉरेस्ट बिल जैसे बिल्स की। तो लोकसभा ने अभी फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 पास किया जुलाई 2026 में। इसमें ओरिजिनल वर्जन से कुछ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया है, जो ओरिजिनल मार्च में बिल जब प्रोड्यूस हुआ था। देन ये जो बिल है, ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980, उसका सक्सेसर माना जा रहा है। बिल में एक प्रियम्बल है जिसमें लिखा है कि कमिटमेंट है नेट जीरो 2070 तक, कार्बन सिंक बनाना है, फॉरेस्ट कवर बनाना है, लाइवलीहुड देना है फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटी को। पर इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 बहुत स्ट्रिंजेंट करके रखा था कि फॉरेस्ट यूज को हम अदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या इकोनॉमिक पर्पस में रिस्ट्रिक्टेड वे में यूज करेंगे। वो क्लॉज डाइल्यूट होते नजर आ रहे हैं और उससे डिफिकल्टी क्रिएट हो सकती है। बिल्स एम्स टू अमेंड एडमिटेडली एंड जस्टिफाइबली अडॉप्ट अ रादर प्रोटेक्शनिस्ट स्टांस व्हिच मेड फॉरेस्ट क्लियरेंस टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली टू ऑब्टेन। आपको रोड बनानी है, रोड बनाना जरूरी है, बट वो फॉरेस्ट से पास हो रहा है तो वो रोड आसानी से आपको क्लियरेंस नहीं मिलेगा। ये 1980 के एक्ट में डिटेल में लिखा था कि क्लियरेंस मिलना में फॉरेस्ट प्रायोरिटी रहेगा, प्रोटेक्शनिस्ट स्टांस रहेगा और क्लियरेंस इतना इजी नहीं होगा, कॉस्टली रहेगा, आपको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। बट अभी जो बिल आ रहा है वो बहुत सारे इन प्रोविजंस को जो फॉरेस्ट क्लियरेंस डिफिकल्ट बता रहे थे उसको डाइल्यूट करता नजर आ रहा है। तो current development needs and priorities must be recognized. The bill deviates in a significant manner from the spirit of the original law. 3 points that emerge from the bill have caused considerable consternation among environmental experts. Environmental experts actually बहुत concerned है, और इसमें यह है कि नैरोड डेफिनेशन है फॉरेस्ट का। फॉरेस्ट की डेफिनेशन नैरो हो गई है। कुछ जो एक्सक्लूजन मिलता था सिग्निफिकेंट ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट एरियाज को, वो नहीं है। ग्रांटिंग ऑफ सैंक्शन टू एडिशनल एक्टिविटीज दैट वर रेगुलेटेड अर्लियर अब इजीली हो जाएगा। द होल आइडिया इज कि फॉरेस्ट क्लियरेंस इजी हो गया है, फॉरेस्ट क्लियरेंस इजी हो गया है। अब बिल सिग्निफिकेंटली रिस्ट्रिक्ट भी कर रहा है जो गोदावर्मन जजमेंट था 1996 का, जिसमें 1980 एक्ट को एक्सटेंड करते हुए बताया था फॉरेस्ट की डेफिनेशन क्या होती है। तो इट इज एरियाज विद ट्रीज रादर देन जस्ट एरियाज लीगली नोटिफाइड एज फॉरेस्ट। कोई एरिया लीगली नोटिफाइड है तो ही वो फॉरेस्ट होगा, नहीं, अगर वो ट्रीज है तो वो भी फॉरेस्ट में कंसिडर किया जाएगा, ऐसा गोदावर्मन केस ने बोला था। तो गोदावर्मन केस 1980 का जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, उसका एक कंटिन्यूएशन माना गया। और अभी जो बिल है ऐसा बोला जा रहा है वो उसको डाइल्यूट कर रहा है फॉरेस्ट की डेफिनेशन को भी। तो इससे 28% ऑफ इंडिया का फॉरेस्ट कवर इम्पैक्ट हो सकता है। अब क्या है, ये कुछ जैसे नागालैंड का केसेस दिया कि बहुत सारा जो फॉरेस्ट है वो भी डीम्ड फॉरेस्ट रिकॉर्डेड नहीं है, बट वो ऑटोनोमस क्लैंस ने प्रोटेक्शन दे रखा है वहां पे। तो इससे डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इतना इजी नहीं था, बट अब बिकॉज फॉरेस्ट की डेफिनेशन चेंज होगी तो फॉरेस्ट एरिया को डाइवर्ट करना आसान हो जाएगा, चाहे वो अरावली हिल्स हो, दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन का इकोलॉजी हो, यहाँ नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इंडिया वैसे भी फ्रेजाइल इकोसिस्टम है और फॉरेस्ट क्लियरेंस जो है, जैसे बॉर्डर है, बॉर्डर के 100 किलोमीटर तक में फॉरेस्ट क्लियरेंस बहुत इजीली मिल जाता है अगर आपको कोई नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड वर्क करना है, चाहे रोड्स हो या फिर प्रोजेक्ट बनाना है एटसेट्रा। सो इसमें ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स भी हैं, फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न एरिया भी है, हाई एल्टीट्यूड हिमालयन फॉरेस्ट एंड मीडोज भी है। मीडोज क्या होता है टेल। तीसरा, बिल में एग्जेम्पशंस दिया है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जैसे जूज, सफारी पार्क, इकोसिस्टम फैसिलिटीज।
आर्टिफिशियली क्रिएटेड ग्रीन एरियाज, एनिमल एनक्लोजर्स भी डिफरेंट होंगे फ्रॉम नेचुरल इकोसिस्टम। बुके ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड होगी जो ह्यूमन वेलबींग को हेल्प करेगी। बट वरिंग ये है कि यहाँ अनरिस्ट्रिक्टेड पावर है यूनियन गवर्नमेंट को, एनी डिजायर्ड यूज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका स्कोप बहुत बढ़ जाता है। फॉरेस्ट जो एरिया है वो एनी डिजायर्ड यूज में बहुत सारे मीनिंग्स आ सकते हैं। Such provisions raise legitimate concern about the potential exploitation of forest resources without adequate environmental scrutiny. The whole debate is adequate environmental scrutiny dilute नहीं होनी चाहिए। फिर इसमें बात है disenfranchising forest people कि क्या होता है, फॉरेस्ट में जो ट्राइब्स हैं, जो ड्वेलर हैं, उनको सर्टेन राइट्स है, बट इनका कोई मेंशन नहीं दिया है। एक्सक्लूजन एंड ईज ऑफ डाइवर्शन ऑफ फॉरेस्ट एरिया विल मीन फॉरेस्ट पीपल्स इंस्टीट्यूशन नो लॉन्गर नीड टू बी कंसल्टेड। आपको फॉरेस्ट क्लियरेंस करना है, बट वहां के जो लोग रह रहे हैं या इंस्टीट्यूशन है उनसे क्लियरेंस की भी अब रिक्वायरमेंट नहीं होगी। दिस इज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ इक्विटी। नेपाल में भी हैंडलिंग ओवर ऑफ फॉरेस्ट टू लोकल कम्युनिटी फॉरेस्ट यूजर ग्रुप इज क्रेडिटेड टू हेल्प द कंट्री इंक्रीज। एक्चुअली जो लोकल कम्युनिटी होती है, ट्रेडिशनल कम्युनिटी होती है, वो ज्यादा अच्छे से लोकल रिक्वायरमेंट्स को समझती है और कंजर्वेशन एफर्ट्स ज्यादा अच्छे करती है। जैसे एक वर्ड होता है सैक्रेड ग्रुप्स, अभी प्रीलिम्स में भी आया था, क्या होता है सैक्रेड ग्रुप्स? आंसर, सो नेट जीरो कार्बन हम 2070 तक लाते हैं, बट जो प्रोविजंस हैं वो डाइल्यूट नहीं होने चाहिए, ये सवाल है। कुछ जो एक्सक्लूजन्स हैं उन्होंने रेज किया है आईब्रोज। सी, जैसे it just excludes certain privileged sector from its ambit. Democracy gears grind a little too slowly. It is better to fix them than to dismantle them. इस पर्पस से ये बातें कही है। फिर द पॉइंट इज कि एक्सेप्शंस हैं, फास्ट ट्रैक करना जरूरी है। कई बार क्लियरेंस नहीं मिलने से बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टॉल हो जाते हैं, कॉस्ट इंक्रीज होता है और ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी हैम्पर होता है। दिस इज ट्रू, बट अगेन एट व्हाट कॉस्ट? हरिड नहीं होना चाहिए। जोशीमठ डिजास्टर अभी हमने देखा था, जियोलॉजिकल एनवायरमेंटल असेसमेंट जरूरी होता है। द पॉइंट इज, यस, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, बट ऑल्सो जस्टिस हरिड इज जस्टिस बेरिड। ओके, देन इज सीट एडजस्टमेंट इनफ फॉर अपोजिशन यूनिटी? अ फाइन बैलेंस, रिलेंटलेस रेंज है, सोलर एनर्जी कैपेसिटी इंडिया अचीव करेगा। टारगेट है इथियोपिया को ग्रांट एंड लोन मिलेगा वर्ल्ड बैंक से। सेमी ग्रीन फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हुआ है इतना गोवा में। शेयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर में, और चाइना लोन टू पाकिस्तान फॉर द नेक्स्ट 2 fiscal year इतना है, बट लोन विल कम एट अ कॉस्ट। एनाटॉमी ऑफ यमुना फ्लड प्लेन्स, हाउ हैज रैम्पेंट कंस्ट्रक्शन ब्लॉक्ड फ्लड पाथवेज इंपीडेड द रिवर्स राइट टू एक्सपैंड? यमुना फ्लड प्लेन क्यों इंपॉर्टेंट है? कॉन्सिक्वेंस ऑफ रैपिड अर्बनाइजेशन क्या है और कितने लोग यमुना पे डिपेंडेंट है और क्या एनक्रोचमेंट से डिफिकल्टी आ रही है? ये सारे सवाल दिए। लुक एट दिस ब्यूटीफुल पिक्चर, ये है ताज, वह ताज, और ये है यमुना। यूजुअली इनमें डिस्टेंस होता है, बट यमुना का वाटर इतना फ्लडेड हुआ कि वो ऑलमोस्ट बाउंड्री ऑफ दिस ताजमहल तक पहुंच गया। तो ये ताजमहल है, हैवी मॉनसून रेनफॉल। यमुना में इस बार काफी बारिश हुई है और यमुना स्वोलन नजर आई है, वाटर इसका एम्बैंकमेंट से बाहर निकल के आया, फ्लडिंग हुआ। तो दिस इज ताज। यहाँ पे लो लाइंग एरिया में काफी फ्लडिंग हो गया और इससे मेकशिफ्ट लो लाइंग स्लम ड्वेलिंग्स भी इंपैक्ट हुई है। यमुना क्यों इंपॉर्टेंट है? दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा है। दिल्ली, आगरा, ये सब इंपॉर्टेंट सिटीज है और यमुना यहाँ की लाइफलाइन है। दिल्ली जो बनाया गया वो यमुना और दिल्ली की जो जियो स्ट्रैटेजिक पोजिशन है वो इंपॉर्टेंट थी, तो दिल्ली हमेशा इसलिए कैपिटल के रूप में रहा है। बट जैसे हम बात करते हैं, द रिवर सिस्टम इंक्लूड्स बोथ वाटर एंड लैंड। यमुना इज अ लाइफलाइन टू 5 स्टेट एंड इट्स फ्लड प्लेन्स आर चार्जिंग पॉइंट। फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं? जैसे यमुना ये है, इसके आसपास का बहुत सारा जो इस एम्बैंकमेंट के साइड एडजॉइनिंग एरिया है, ये भी फ्लड प्लेन में आता है। तो यमुना दिल्ली में आती है, पाला विलेज ओखला बैराज से। फ्लड प्लेन 2 किलोमीटर वाइड है, 22 किलोमीटर दिल्ली का रन है। दिल्ली में काफी दिस पॉल्यूशन भी होता है यमुना का। फ्लड प्लेन में स्लम्स की, कॉलोनीज की, फ्लाईओवर, ब्रिजेस सब आ जाता है। अक्षरधाम टेम्पल भी है, कॉमनवेल्थ गेम्स भी है, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम भी है। रिवर को राइट टू एक्सपैंड है। रिवर जरूरी नहीं कि इसी रिवर कोर्स में रहे, वो फ्लडिंग में बारिश ज्यादा होती है तो अपना कोर्स भी चेंज करती है, एक्सपैंड भी करती है। दिस इज राइट ऑफ रिवर। ये हमारा राइट नहीं है कि हम फ्लड प्लेन्स को एनक्रोच करें। तो रिवर सिस्टम में फ्लड प्लेन, स्लो वाटर रन ऑफ होता है फ्लड्स में, रिचार्ज ग्राउंड वाटर होता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज इज इंपॉर्टेंट, एक्सेस वाटर रिप्लेनिश होता है, शहर को वाटर की सप्लाई मिलती है।
तो अगर ये फ्लड प्लेन में एनक्रोचमेंट होता है तो हमें बाकी सब चीजें मिलना बंद हो जाता है। सो हु लिव्स ऑन दीज फ्लड प्लेन्स? जो हाउस होल्ड यहाँ पे रह रहे हैं इसमें प्राइमरली डेली वेज वर्कर, फिशिंग नर्सरीज, एनिमल हर्डिंग, ये सब है। तो लो इनकम ग्रुप के जो सोसाइटी है वो ज्यादा आपको मिलेगी नियर बाय द फ्लड प्लेन, और यही सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है। तो जोन 0 जो है नियरेस्ट टू फ्लड रिवर है, ये वाइड वेराइटी ऑफ नेचर, लाइवलीहुड बेसिस, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स भी रखता है। एनजीटी ने ब्लैंकेट बैन लगा दिया था एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज यमुना के फ्लड प्लेन पे पोल्यूशन को कंटेन करने के लिए। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स फ्लैट्स बनाते हैं, मोस्टली डेली वेज वर्कर्स हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, हाउसिंग हो गया है, तो फ्लड प्लेन इम्पैक्ट हो रहा है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, कई बार थर्मल पावर प्लांट्स, ऐसी चीजें बनती है तो वो भी डिफिकल्टी लाती है, जैसे रिंग रोड है एटसेट्रा। 1982 एशियन गेम्स में भी लेबरर्स को बुलाया गया था, बिल्डिंग फ्लाईओवर्स, अपार्टमेंट्स, लग्जरी एटसेट्रा बना 2004 में भी, और फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में भी। तो वी आर एनक्रोचिंग द एरिया, जो यमुना का एरिया है उसको एनक्रोच कर रहे हैं और अनऑथोराइज्ड सेटलमेंट हो रहा है यहाँ पे। तो दिल्ली के मास्टर प्लान में भी जो आता है उसमें जोन 0 को 2 पार्ट में डिवाइड किया। रिवर जोन है जो एक्टिव फ्लड प्लेन है, रिवर फ्रंट है जो रेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अलाउड होगी। तो बाद में अक्षरधाम और कॉमनवेल्थ विलेजेस भी यहाँ पे बने। अब दिल्ली एक्सपैंड हो रहा है, पॉपुलेशन एक्सपैंड हो रही है, क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, तो यमुना का भी नेचर चेंज हो रहा है। कई बार यमुना बाहर आ रही है और वो जो रेसिडेंशियल एरिया है वहां पर भी पानी उसका फ्लड प्लेन का आ रहा है। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हैं एंड लाइक एक्टिविटीज भी होती है जो फ्लड प्लेन को डैमेज भी करती है। सो एनक्रोचमेंट इज द मेन वरी। एनक्रोचमेंट रोकना जरूरी है क्योंकि एनक्रोचमेंट से जो एज अ स्पंज की तरह काम करता है जमीन, फ्लड प्लेन जो एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब करता है, वो नहीं हो पाता। फ्लडिंग और ज्यादा फ्रिक्वेंट, कॉमन और इंटेंस हो जाती है। सो वी नीड टू लाइक वर्क ऑन दिस। रिवर को डीसिल्टिंग करना जरूरी है, ग्रीन एरिया बनाना जरूरी है, इंप्रूव करना ड्रेनेज सिस्टम जरूरी है। बड़ा अच्छा आर्टिकल है, एनाटॉमी ऑफ यमुना फ्लड प्लेन्स। नो योर इंग्लिश है। एडवाइसेस इज द प्लूरल ऑफ एडवाइस। देखिए, एडवाइस का मतलब होता है ओपिनियन अबाउट व्हाट टू डू, हाउ टू बिहेव। तो एडवाइस एक काउंटेबल नाउन नहीं होता। सो यू डोंट से ही गेव हिम एन एडवाइस, ही गेव हिम एडवाइसेस होता है। यू से ही गेव हिम एडवाइस, प्लूरल CES नहीं होता, he gave him advice. Okay, then opinion about what you do, so you say a piece of advice, a piece of advice. Okay, advices is used in business to refer a letter, note or other report. जैसे we have not received advices from our head office, context different है। amiable का मतलब होता है like amicable, amiable दोनों different है, Latin word से है। amiable का मतलब है friendly है, easy है, pleasant है, एमिएबल पर्सन है। एमिकेबल मतलब एटीट्यूड कैसा है, डन इन अ फ्रेंडली मैनर और नॉट। देन चाइना, देन दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन, आउट ऑफ द क्वेश्चन। आउट ऑफ द क्वेश्चन इज करेक्ट। ये जब हम बोलते हैं समथिंग इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, मतलब टू इम्प्रैक्टिकेबल टू बी वर्थ डिस्कसिंग, डिस्कस करना ही नहीं है, आउट ऑफ द क्वेश्चन है वो। ओके, बियॉन्ड ऑल क्वेश्चंस भी बोल सकते हैं, अनडाउटली, अनडाउटली, सर्टेनली। ओके, then that is irrelevant. To call something into question is to express one's doubts about it. Okay, to call, जैसे the honesty of the minister has often been called into question. I will stop here. Then malapropism है unintentional misuse of a word by confusion with one that sounds similar, error, infelicity. World War II and the Vietnam War, ये जो दो इवेंट्स थी ये एक्लिप्स की कोरियन वॉर, स्पेशली इन अमेरिका। ट्रूमन डॉक्ट्राइन थी। आज हमने वर्ड हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है, पूरा वर्ड हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने पढ़ा ट्रूमन डॉक्ट्राइन थी, ये कंटेनमेंट पॉलिसी थी। ट्रूमन डॉक्ट्राइन यूएसए, यूएस मिलिट्री सोशलिज्म को कंटेन करने की। यूएस मिलिट्री प्लानर्स डिवाइडेड द कोरियन पेनिनसुला इन अ हाफ, और ये 38th पैरेलल है। बिल क्लिंटन थे यूएस प्रेसिडेंट, डीमिलिटराइज जोन को स्कैरियस्ट प्लेस ऑन अर्थ बताया। ये है पैनमुनजोम डिक्लेरेशन, ये अगेन कोरिया की बात कर रहे हैं। देन ये पैब्लो है, पिकासो, कोरियन आर्मस्टिस जो अग्रीमेंट था वो यहाँ पे उसकी पेंटिंग यहाँ पर है। ओके, तो दिस इज अबाउट कोरियन पेनिनसुला। स्टेपल वीजा, ये अगेन अनएक्सेप्टेबल है, इंडिया ने क्लियर वर्ड्स में बताया। चाइना का ये गेम प्लान होता है, दिस इज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। जो अरुणाचल है वहां के पीपल को ये स्टेपल्ड वीजा दे रहा है और इलीगल क्लेम कर रहा है। अरुणाचल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, नॉट चाइना। इंडिया इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ वॉइस ऑफ पीस सिक्योरिटी, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। हमने वर्ड को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है। आत्मनिर्भर और विकसित भारत है हमारा।
विमेन बिल अभी आएगा. देन दिस इज अनअलाइंड पार्टीज, डेडलॉक राज्यसभा में है. देन क्लाइमेट चेंज प्रॉमिस, गिग वर्कर्स राइट सोशल सिक्योरिटी की डिमांड कर रहे हैं. पीडब्ल्यूडी पॉपुलेशन केरला. देन म्यूटिनी है, रशिया विल ट्राई टू अवॉइड फूड क्राइसिस, पुतिन एट समिट कहा. रशिया को भी गुडविल चाहिए, अफ्रीका का गुडविल चाहिए, सो दैट इज वाई रशिया अभी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टेन दिस व्हीट एटसेट्रा प्रोवाइड करेगा अफ्रीकन कंट्रीज को. ग्लोबल फूड क्राइसिस नहीं होने देगा, ऐसा अश्योरेंस दिया है. कीव लॉन्चेस अ मेजर पुश अगेंस्ट रशियन फोर्सेस. देन पाकिस्तान को इतना लोन मिला है. Government may extend PLI schemes to chemicals, petrochemicals, production linked incentives, very important. ऐसे incentives आएंगे. Geopolitical, geoeconomic volatility है अभी. Then Coromandel. Then this is sports. ये है about hepatitis B. This is too much science. कई बार हिंदू में overdue हो रहा है, इसकी जरूरत नहीं है. Relevance of US first over the counter birth control pill. Then ये fumigation है. Now see, this is important. Fumigation drive to prevent vector-borne diseases being carried out at a flood relief camp in New Delhi. Because flood के बाद ज़्यादा diseases होती है, तो fumigation is important. तो this is the Hindu newspaper. And जो आंसर राइटिंग है, आंसर राइटिंग में हमें डिस्कस करना था ऐसे को, तो इसको हम कल कंटिन्यू करते हैं. ऐसे एक दिन का टाइम और है आपके पास. ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ.